है। कल देखा था हमने अनुच्छेद 21, और इस 21 की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट का शुरुआती दशकों का दृष्टिकोण क्या देखा हमने? क्या देखा कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 21 के तहत कार्यपालिका के विरुद्ध सिर्फ संरक्षण प्रदान करने की बात कर रही है। ठीक है, यानी अनुच्छेद 21 केवल और केवल किसके खिलाफ है? कार्यपालिका के खिलाफ। यानी ये अनुच्छेद 21 व्यवस्थापिका के खिलाफ नहीं है। लेकिन ये कब? ये है शुरुआती दशकों की बात। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे भारत की सुप्रीम कोर्ट विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से किधर की ओर चलने लगी? विधि की सम्यक प्रक्रिया की ओर। ठीक है, और 1979 और 80 के दशक के समय सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की पुनः व्याख्या की और कहा कि प्राण और दैविक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो केवल कार्यपालिका के खिलाफ नहीं है बल्कि व्यवस्थापिका के खिलाफ भी है। ठीक है, यानी संसद अब ऐसा कोई कानून नहीं बना पाएगी जिससे किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो जब संसद कानून नहीं बना पाएगी तो कार्यपालिका कानून लागू कर पाएगी क्या? तो यानी ये जो अनुच्छेद 21 है ये दोनों के खिलाफ हो गया कि नहीं हो गया? चाहे वो पार्लियामेंट हो और चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो। ठीक है, इसी अनुच्छेद 21 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने एक और मुद्दा आया। वो मुद्दा क्या था? देखो, क्या स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार अनुच्छेद 21 का भाग है? सुप्रीम कोर्ट के सामने इस चीज को लेकर लगातार बार बार प्रश्न उठ रहे थे और कहा गया, काम किसको दिया गया? सुप्रीम कोर्ट को। किसको दिया गया? सुप्रीम कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार व्यक्ति के जीवन जीने के अधिकार में शामिल है या नहीं। तो पहले बताओ, पर्यावरण है क्या? क्या आप स्वच्छ पर्यावरण में रहते हैं? क्या आपको अपने गरिमापूर्ण जीवन जीने में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार शामिल है? स्वच्छ पानी पीने का अधिकार शामिल है? खुली हवा में सांस लेने का अधिकार शामिल है? ये किसने व्याख्या की? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के सामने समय समय पर कई सारे क्या है, केसेस आए, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या, देखो क्या कहा। पहला केस देखो, कानपुर का। आपको पता है कानपुर किसके लिए फेमस है? कानपुर में सबसे अच्छा क्या बनता है या क्या बनता था? है? कानपुर किसके लिए फेमस है? डूब मरो। चमड़ा उद्योग के लिए। ठीक है, चमड़े का बहुत बहुत ज्यादा बड़ी फैक्ट्री है। कानपुर किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे। चमड़े की फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा कहाँ जाकर मिल रहा है? गंगा नदी से। और गंगा नदी में कई सारे प्रदूषक तत्व मिलने लगे, हाँ या ना? गंगा नदी में रहे कौन रहे होंगे? कई सारे जली जंतु, जैसे मछली। और इस मछली को खा कौन रहा है? हम मनुष्य। पानी कैसा हो गया? गंदा। उस गंदे पानी में रह कौन रहा है? मछली। और मछली खा कौन रहा है? सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला आया कि इससे कई सारे व्यक्ति के जीवन का अधिकार क्या हो रहा है? जीवन का अधिकार क्या हो रहा है? का उसका क्षरण हो रहा है, हरण हो रहा है। कृपया आप ऐसा कोई मुद्दा दें जिससे हम शख्स पर्यावरण के अधिकार को किसमें शामिल कर लें? आर्टिकल
21, ठीक है। इस मुद्दे को, किस मुद्दे को? कानपुर में चमड़ा फैक्ट्री से निकलने वाले प्रदूषक तत्व जो गंगा नदी में मिल रहे हैं, इससे जीवन जीने के अधिकार में क्या आ रही है? कमी आ रही है। इस मुद्दे को लेकर कौन गया सुप्रीम कोर्ट? एमसी मेहता, ठीक। इन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, किसके लिए? पर्यावरण के लिए। पहला मामला कब आया एमसी मेहता का, किस मामले में? कानपुर। और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए क्या कहा कि प्रत्येक चमड़ा फैक्ट्री को अपनी फैक्ट्री के अंदर क्या लगाना है? पानी को साफ करने के लिए प्यूरिफायर। यानी चमड़े की फैक्ट्री में जो गंदा पानी निकल रहा है, वो पानी पानी निकल गंगा में मिलने से पहले किससे किससे गुजरना चाहिए? प्यूरिफायर से, ताकि वो पानी क्या हो जाएगा? साफ। और साफ पानी किससे मिलेगा? गंगा में। तो क्या गंगा गंदी हुई? गंगा प्रदूषित हुई? नहीं हुई। जब गंगा प्रदूषित नहीं होगी तो इसके जो जीव जंतु हैं वो क्या होंगे? ठीक रहेंगे। और जो मनुष्य खाएंगे उनको क्या होगा? मामला ठीक रहेगा। किसने आदेश दिया? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने सभी फैक्ट्रियों को, चमड़े की सभी फैक्ट्रियों को क्या आदेश दिया कि आप अपनी फैक्ट्री से निकलने वाले पानी को गंगा में मिलने से पहले प्यूरीफायर से साफ कराएं। सभी चमड़ा फैक्ट्री के लोगों ने इसके खिलाफ याचिका दायर की। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। और कहा कि प्यूरीफायर बहुत महंगा आ रहा है, हमें अपनी फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पलट के कहा हाँ बंद कर दो, क्योंकि जीवन जीने के अधिकार से बड़ा कोई अधिकार नहीं है। पहला केस कौन जीता? एमसी मेहता। प्रदूषण का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आने लगा और स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार की नींव पड़ गई। ठीक है। ये कब का केस है? 1986। 6 साल बाद। कौन है? 6 साल बाद भी एमसी मेहता। मामला क्या है देखो। दिल्ली। दिल्ली में बढ़ता वाहन प्रदूषण। दिल्ली में क्या बढ़ रहा था? आज की घटना नहीं, बहुत पहले से घटना। यानी दिल्ली प्रदूषित आज से नहीं है। इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना रहता है? दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स तुम जब सर्दियों में देखना तो हमेशा 450+ रहेगा। यानी दिल्ली की जो वायु है कैसी है? प्रदूषित है। इस प्रदूषण के मामले को कौन लेके गया सुप्रीम कोर्ट? एमसी मेहता। कहां ले गए? सुप्रीम कोर्ट। इन ईयर 1992, है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया किसको? दिल्ली की सरकार को। और कहा कि दिल्ली मोटर वाहन अधिनियम को समस्त दिल्ली में कड़ाई से लागू करवाए। दूसरा केस भी कौन जीतता दिखा? एमसी मेहता। यानी प्रदूषण, सॉरी, पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को एक नींव मिल रही कि नहीं मिल रही है? कहां मिलने के लिए? आर्टिकल 21 में। है ना? है ना? ठीक है। और अंततः 2002 में, कब? 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करते हुए स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को किसमें शामिल कर लिया? आर्टिकल 21 से शामिल कर लिया। पर्यावरण के संबंध में भारत सरकार द्वारा बहुत पहले से कानून बनाए जा रहे थे, लेकिन उनका कड़ाई से पालन नहीं किया जाता। क्यों? क्यों? देखो, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में सरकार द्वारा बनाए गए कानून, तो देखो, पहला कानून बना जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम।
किसके लिए बना होगा? पानी को साफ रखने के लिए, यानी जल के प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने कौन सा अधिनियम बनाया? जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1970 कानून बना। लेकिन इंप्लीमेंट कौन करेगा? कार्यपालिका। कार्यपालिका ने ढील रखी। क्यों? क्योंकि कोई मूल अधिकार इसके लिए नहीं बना हुआ है कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार क्या है, मूल अधिकार, ये अभी तक व्याख्या नहीं हुई है। दूसरा कानून क्या बना बताओ? वन संरक्षण अधिनियम कब आया? 1980 कानून आया, लेकिन लागू कौन करेगा? कार्यपालिका। इसने ढील रखी। तीसरा, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम कब आया? 1981। किसके लिए? वायु के प्रदूषण को कम करने के लिए। किसने बनाया? संसद ने। लेकिन लागू कौन करेगा? कार्यपालिका। कार्यपालिका ने क्या कर दी? ढील। क्यों कर दी? क्योंकि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है। फिर देखो, इसके बाद एक और कानून आया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब? 1986। किसने बनाया होगा? संसद ने। लागू कौन करेगा? कार्यपालिका। कार्यपालिका ने क्या कर दी? ढील कर दी। क्यों? क्योंकि पर्यावरण का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। इसके बाद देखो, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब बना? 2002। जैसे ही मूल अधिकार बना, कौन सा? स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। जैसे ही मूल अधिकार बना, उसको प्रभावी रूप से लागू करने के लिए कौन सा अधिनियम बना? जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002। और इस अधिनियम को सही से लागू करने के लिए भारत सरकार ने एक अधिकरण का गठन किया, जिसका नाम एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। कब बना? 2010। यानी स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को मूल अधिकार की तरह प्रभावी रूप से लागू करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा अधिनियम बनाया? जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002। और इनको प्रभावी रूप से लागू करने के लिए एक ट्रिब्यूनल की आवश्यकता थी। उस ट्रिब्यूनल का नाम क्या है? एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है। पर्यावरण के संबंध में कोई भी मुद्दा उठेगा, उसकी सुनवाई कौन करेगा? इसका मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली। हाँ या ना? तो ये था क्या? पर्यावरण का अधिकार। ठीक है। जो आज वर्तमान में किसका है? अनुच्छेद 21 का भाग है। पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया? तो आपका आंसर होना चाहिए एमसी मेहता। ठीक है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास एक और मुद्दा आया। देखो क्या है। हुँ? मतलब अब तो सारे अधिकार में शामिल हो गए ना। अब तो सभी का मूल कर्तव्य क्या? राज्य के ऊपर संवैधानिक बाध्यता हो गई कि अपने राज्य में क्या करो? पर्यावरण को संरक्षण करने का प्रयास करो। हाँ या ना? क्यों करो? क्योंकि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार क्या हो गया? अनुच्छेद 21 का भाग। और अनुच्छेद 21 क्या है? प्रत्येक व्यक्ति का मूल अधिकार। पहले कानून बनते थे, लेकिन वो प्रभावी रूप से लागू नहीं होते थे। क्यों नहीं लागू होते थे? क्योंकि ये मूल अधिकार का हिस्सा नहीं था। जब से मूल अधिकार का हिस्सा हुआ है, सारे पर्यावरण के संबंध में जितने कानून बने हैं, उनको लागू करने का काम किसको सौंपा गया? एनजीटी। ठीक है। तो पर्यावरण के संबंध में कोई भी मुद्दा होगा, कोई भी केस होगा, वो कहा जाएगा एनजीटी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नहीं दिल्ली। समझ में आ गई बात? पक्का? नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास एक और मुद्दा आया। क्या जीवन जीने के अधिकार में
मृत्यु का अधिकार शामिल है? क्या क्वेश्चन? क्या जीवन जीने के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल है? बताओ। थोड़ा सुनो। बिल्कुल। क्या जीवन जीने के अधिकार में आप सुसाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सुनो क्या था, शुरुआत से देखो, हिस्ट्री इसकी देखो। 3 केस आएंगे, ठीक है। एक है पी रुथिनम। सुनो, पी रुथिनम ने कहा, नहीं पता, पता नहीं बताया होगा। पी रुथिनम के केस में सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की और कहा कि जीवन जीने के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल है। समझते रहना। 1994। किसके केस में? पी रत्नम के केस में सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या दी और क्या कहा कि जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है। और इस व्याख्या को करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 306 और 309 को क्या कर दिया? खारिज कर दिया। फिर से सुनो, पी रुथनम का केस कब आया? 1994। सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की और कहा कि जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है। और आईपीसी की धारा 306 और 309 को क्या कर दिया? खराब कर दिया। ये क्या है? ये दोनों किससे संबंधित है? ये दोनों सुसाइड से संबंधित धाराएं हैं। यानी अगर आज की बात करें तो अगर आप सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं और बच जाते हैं तो आपके ऊपर क्या लगेगा? क्रिमिनल केस। तुमने खुद को खत्म करने की कोशिश की, अतः अटेम्प्ट टू मर्डर 307। लेकिन पी रुथरम के केस में क्या कहा गया कि जीवन जीने के अधिकार में आप सुसाइड कर सकते हैं। और आईपीसी की 306 और 309 की धारा को क्या कर दिया? खारिज कर दिया। इसके 2 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? इन 1994 एक केस आया, ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब स्टेट। कहा गया मामला? सुप्रीम कोर्ट। ज्ञान कौर और उसके पति बलवंत कौर ने अपनी बहू को उकसाया, किसके लिए? होता है नहीं, दहेज लेके आओ। होगा? जल्दी सुबह सो के जल्दी उठो, काम करो। ये सब क्या किया गया? अपनी मतलब ज्ञान कौर और उसकी पति बलवंत कौर ने किसके ऊपर प्रताड़ना शुरू की? अपनी, अरे, बहू पे। बहू पे की। और इसके ऊपर क्या कर दिया गया? इसको उकसाया गया। जब तुम डेली टॉर्चर करे जाओगे तो मन में क्या आएगा? चलो लटक जाए, चलो काट ले, या चलो क्या कर ले, कुछ खा ले। हुआ इसकी मतलब ये बहू क्या हो गई? इसने सुसाइड अटेम्प्ट की और क्या हो गई? मृत्यु हो गई इसकी। मामला कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पी रुथनम के केस को क्या कर दिया? पी रुथनम के केस में दिए गए निर्णय को क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया और कहा कि 306 और 309 फिर से क्या कर दी गई? लागू कर दी गई। और व्याख्या दी गई कि जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ये तक कहानी समझ में आई? पहला 1994 टी रुथनम का केस। इसमें क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की और कहा कि जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है। और 306 और 309 आईपीसी की धारा 306 और 309 को क्या कर दिया? खारिज कर दिया। यानी आप सुसाइड कर सकते हैं, जीवन से हार कर आप सुसाइड कर ले। अगर बच जाओगे तो आपके ऊपर क्रिमिनल केस नहीं लगेगा। इसके 2 साल बाद क्या हुआ? पंजाब में ज्ञान कौर और बलवंत कौर ने अपनी बहू पर क्या किया? उसको उकसाया। उकसाया मतलब उसको टॉर्चर किया होगा। और टॉर्चर के बाद वो मतलब कहाँ के लिए प्रेरित हो गई? सुसाइड करने के लिए। उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। हो गई। जैसे ही मृत्यु हुई, मामला कहाँ चला गया? किस नाम से? ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब। और सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की और कहा कि जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। आईपीसी की धारा 306 और 309 को पुनः लागू कर दिया गया। और क्या कहा गया? इनको सजा दी गई होगी। आपने उकसाया ना, अगर हम तुम्हें उकसाए मरने के लिए तो अपराधी कौन? समझ में आ गया?
यानी जीवन जीने का अधिकार, मरने का अधिकार शामिल नहीं है। 92 में पी रुथनम, 94 में ज्ञान कौर। लिखा तो है यार, सॉरी। हाँ ठीक है, ये है 96, इन 2 साल बाद। 94 में पी रुथनम और 96 में ज्ञान कौर का केस। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या व्याख्या की आखिरी में? जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है, नहीं है। हाँ, अपराध, अब अपराध है वो क्या, अभी आएगा, अभी आएगा, अभी देखना क्या आएगा। सुप्रीम कोर्ट की अभी रिसेंट की व्याख्या देखना 2011 में, अभी क्या बोलेगी सुप्रीम कोर्ट, अभी समय आएगा। ठीक है, तो दो दो केस तुम्हारे सामने आ गया। पहला कौन सा है? पी रुथनम। दूसरा कौन सा है? ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब। हाँ, तुमने अटेम्प्ट किया। हाँ हाँ, उकसाया किसने? तो बच जाओगे, तुम्हारे पर अपराध है। हक, जी हाँ। जीवन जीने के अधिकार में, गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में सम्मानपूर्वक मृत्यु का अधिकार शामिल है। वो सम्मानपूर्वक मृत्यु क्या है, ये अभी हम बताएंगे ना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। तुम्हारे यूपीएससी के कितने अटेम्प्ट हैं? दिए, नहीं हुआ, मर जाओगे। क्यों? प्यार किया, मोहब्बत हुई, दिल तोड़ टूट गया, मर जाओगे। है, मर जाओगे ना। ये तुम्हारी सम्मानपूर्वक मृत्यु नहीं है। आपने जुआ खेला, एक एक रुपए हार गए, आखिरी में क्या करोगे? मर जाओगे। सम्मानपूर्वक मृत्यु है, तो बताते सम्मानपूर्वक मृत्यु क्या। ठीक है, नेक्स्ट देखो। इसी समय एक और भयानक घटना घटित हुई, जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट बार बार जीवन जीने के अधिकार को कभी क्या कह रही है, मरने का अधिकार शामिल है, कभी कह रही है मरने का अधिकार शामिल नहीं है। इसी बीच 1973 से लेकर 2011 सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण देखना। 73 में एक बॉम्बे में, कहां पर? मुंबई के एक हॉस्पिटल में, जिसका नाम क्या है, किंग एडवर्ड हॉस्पिटल। यहां पर एक नर्स काम करती थी, जिसका नाम क्या था? अरुणा रामचंद्र शानबाग। 1973 में मुंबई के एक हॉस्पिटल में, किंग एडवर्ड कॉलेज हॉस्पिटल में एक नर्स काम करती थी, जिसका नाम क्या था? इसके साथ इसी कलीग ने, इसी के क्या किया? बहुत भयानक ब्रूटल रेप, मतलब प्रताड़ना से, दर्द से भरा हुआ रेप। ठीक है, किसके साथ किया? और नासानबाग के साथ। और सेक मतलब रेप के बाद ये महिला कहाँ चली गई? कोमा में। कितने साल? लगभग 37 साल। सुनते सुनते रहो, मतलब इसके ऐसा है, जो वार्ड बॉय था उसने, नहीं, कुत्ते का चैन होती है, वो डाला इसके गले में और पीछे से खींचा, तो पीछे से खींचने से इसकी सर्वाइकल वाली जो वो है, वो हड्डी बैकबोन वाली टूट गई। जब ये टूट गई तो ब्लड ब्लड का सर्कुलेशन रुक गया, व्यक्ति कहाँ चला जाएगा? कोमा में। उसी समय अरला शानबाग, जो नेचुरल फेनोमेना होता है महिलाओं के साथ, उस पीरियड से गुजर रही थी। यानी ये साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल से गुजर रही थी उसी समय। तो सोचो, ये जब उस कुत्ते ने इसके साथ रेप अटेम्प्ट किया, तो रेप कैसा था वो? और भी अप्राकृतिक, समझ लो। बुरी तरह से पूरा शरीर ब्लीडिंग था, भरा हुआ था खून से। और वो तुरंत कहाँ चली गई? कोमा में। कितने साल रही? 37 साल। मतलब सिर्फ उसको पहचानना आता था कि ये मेरे पापा है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरी सहेली है। इसके अलावा ना कुछ बोल पाती थी, ना कुछ सेंस कर पाती थी। सिर्फ खाना खाया, दैनिक क्रियाएं की, और कहाँ लेटी रही? बेड पर, हॉस्पिटल में। उठ भी नहीं पा रही थी। ठीक है, तो लगातार जो बेड पे लेटा रहेगा, उसके शरीर पे क्या हो जाएंगे? फोड़े पड़ेंगे, जिन्हें क्या बोलते हैं? बेड सोल होंगे। पूरी पीठ में क्या थे? फोड़े। असहनीय पीड़ा, उसमें कीड़े भी पड़ रहे थे, फट रहे थे फोड़े, भयानक दर्द। एक
जर्नलिस्ट थी, जाके देख लेना, नाम थोड़ा सा हम भूल रहे हैं। जर्नलिस्ट का नाम था पिंकी विरमानी। हाँ ठीक, क्या नाम था? पिंकी विरमानी। इसने अरुणा शानबाग के पक्ष में, किसके पक्ष में? अरुणा शानबाग के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। कब की? 2011 में। फिर से सुनो। 1973 में अरुणा शानबाग के साथ क्या हुआ? ब्रूटल रेप हुआ, जिसके बाद वो तुरंत 37 साल तक लगभग कहाँ रही? कोमा में रही। कोमा में रहने के बाद इसकी जर्नलिस्ट दोस्त, जिसका नाम पिंकी विरमानी था, उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। क्या याचिका? याचिका क्या? कि इनको जो है कैसा है? असहनीय पीड़ा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से यह निवेदन है कि व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन जीने में उसको ऐसी मौत मत दो कि बिल्कुल वो कलहल कलहल के मरे। कृपया उसकी जीवन लीला को क्या करो? समाप्त कर दो और उसको मोक्ष की प्राप्ति करा दो। फिर से केस आया, यानी जीवन जीने के अधिकार में क्या मरने का अधिकार शामिल है? ये प्रश्न किसके पास आ गया फिर से? सुप्रीम कोर्ट। सुनना क्या बोला? क्या जीवन जीने के अधिकार में गरिमापूर्ण और सम्मानपूर्वक मृत्यु का अधिकार शामिल है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अरुणा शानबाग के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सम्मान के गरिमापूर्ण जीवन जीने के साथ सम्मान पूर्वक मृत्यु का अधिकार भी शामिल है। ठीक है। और सम्मानपूर्वक मृत्यु का मतलब यहां पर ऐसा नहीं है कि आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया, 6 अटेम्प्ट दिए और फेल हो गए और आपने अपने आप को फांसी के फंदे पे लटका दिया, यह सम्मानपूर्वक मृत्यु नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करते हुए सम्मानपूर्वक मृत्यु के तहत 2 सिद्धांत दिए। पहला, कि व्यक्ति असहनीय पीड़ा से जूझ रहा हो, और दूसरा, भविष्य में उसकी बीमारी के ठीक होने के चांसेस बहुत कम हो। तो इस केस के बाद हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 21 में जीवन जीने के अधिकार में सम्मानपूर्वक मृत्यु का अधिकार भी शामिल है। ठीक है। तो ये केस, ये जो आर्टिकल 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट की जो व्याख्या आई वो कब आई? 2011 अरुणा शानबाग मामले में वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और एक यहां से सम्मानपूर्वक मृत्यु के तहत एक नई चीज उभर के आई जिसे हम कह रहे हैं यूथेनेशिया। यूथेनेशिया या कहें इच्छा मृत्यु, या इसी को कहें सुख मृत्यु। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आपको जीवन जीने के साथ ऐसी मृत्यु भी प्राप्त कर सकते हैं, बस शर्त क्या होगी? शर्त वही दो। पहली, व्यक्ति को असहनीय पीड़ा हो, और दूसरी, भविष्य में उस बीमारी के ठीक होने के चांसेस बहुत कम हो। इसी में समझ उभर के क्या आया? यूथेनेशिया। देखिए, यूथेनेशिया 2 प्रकार की, एक एक्टिव यूथेनेशिया और दूसरा पैसिव यूथेनेशिया। यूरोपियन कंट्रीज में जैसे बेल्जियम, ऐसी कंट्रीज में यूथेनेशिया का एक्टिव पार्ट एक्टिव है। मतलब ऐसे व्यक्ति को जो असहनीय पीड़ा से गुजर रहा है, उसमें उसको डोसेस बढ़ाकर उसको मौत दे दी जाए। यानी अगर मान लो आपको किसी भी चीज के लिए 10 ml के इंजेक्शन की जरूरत है, तो उसकी क्वांटिटी बढ़ाकर उसको 50 ml कर दो, व्यक्ति का शरीर उसको झेल नहीं पाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। यह है एक्टिव यूथेनेशिया। इसमें पॉइजनस इंजेक्शन भी शामिल है।
भारत के सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के तहत भारत में अभी इस यूथेनेशिया की को बैन कर रखा है, और जबकि पैसिव यूथेनेशिया को हमने अनुमति दे दी। इसके तहत क्या होता है, आपके लाइफ सपोर्ट सिस्टम जिस पर आपका जीवन चल रहा है, उसको धीरे धीरे एक एक करके सारे उपकरण को हटा दो और व्यक्ति को एक सम्मान पूर्वक मृत्यु तक पहुंचा दो। तो ये था जीवन जीने के अधिकार में इच्छा पूर्वक मृत्यु का अधिकार भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के पास एक और क्वेश्चन, क्या शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का भाग है? मामले की शुरुआत होती है कर्नाटक स्टेट से। कर्नाटक की सरकार ने कर्नाटक के विद्यालयों के लिए एक बिल पास किया जिसको हम कर्नाटका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रोहिबिशन ऑफ कैपिटेशन फीस के नाम से जानते हैं। इसके तहत कर्नाटक के कॉलेजेस में विद्यार्थियों की 3 कैटेगरी बना दी गई। एक ऐसे विद्यार्थी जो सरकारी कोटे के तहत एडमिशन लेंगे, एक ऐसे विद्यार्थी जो कर्नाटक राज्य क्षेत्र से ही संबंधित हैं, और एक ऐसे विद्यार्थी जो कर्नाटक के बाहर से कर्नाटक पढ़ने आए हैं। मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है, और यह मेडिकल कॉलेज में कौन सा बिल एक्टिव है? KEI PCF, कर्नाटक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रोहिबिशन ऑफ कैपिटेशन फीस। इसके तहत क्या किया गया, सभी विद्यार्थियों को 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया। सरकारी कोटे, जैसे मान लीजिए आप किसी सरकारी नौकरी में हैं और आपका ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह हो जाता है, तो आपके बच्चों को उस स्कूल में कोटे के तहत एडमिशन दिया जाएगा। कर्नाटक राज्य ने सरकारी कोटे के लिए फीस का निर्धारण किया 2,000 रुपए। कर्नाटक में रहने वाले लोगों के लिए फीस का निर्धारण किया 25,000 रुपए, और जो व्यक्ति कर्नाटक के बाहर से है और कर्नाटक के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, उसके लिए फीस का निर्धारण किया 60,000। मोहिनी जैन जो मोहिनी जैन एक लड़की जो यूपी के मेरठ से थी, उसका MBBS में सिलेक्शन हुआ और उसको कॉलेज जो मिला वो कर्नाटक का ही। इसको एडमिशन लेने के लिए 60,000 रुपए देने थे। ये लड़की गरीब थी, ये पैसे नहीं दे पाई। इस कारण इस महिला ने, इस लड़की ने कर्नाटक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो बिल था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए उसने अपने तर्क रखे कि मुझे मेरिट के आधार पर सिलेक्शन लेना चाहिए था, किंतु मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कर्नाटक के इस कॉलेज ने मेरा एडमिशन नहीं किया। मामला गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए, जिसका नाम क्या है, मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटका 1992, और सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्णय दिया कि शिक्षा का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का मूल अधिकार है, और यह प्रत्येक राज्य की संवैधानिक बाध्यता है कि वह सभी नागरिकों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करें। देखो क्या स्टेटमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत
शामिल है तथा प्रत्येक राज्य की यह बाध्यता होगी कि वह भारत के प्रत्येक नागरिक को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराए। किसमें आया मामला? 1992। इस केस के खिलाफ देखो, मेडिकल कॉलेज कुछ तो सरकारी होंगे। अगर सरकारी कॉलेज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय आता तो ठीक था, लेकिन कुछ मेडिकल कॉलेज प्राइवेट भी हैं और प्राइवेटों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर यह कानून पूरी तरह से सभी जगह लागू हो जाता तो इन प्राइवेट कॉलेजेस को अपना कॉलेज बंद करना पड़ता और बोरिया बिस्तर उठाकर भारत के बाहर जाना पड़ता। इसलिए प्राइवेट लोगों के कुछ समूहों ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ पुनर्याचिका दायर की और कहा कि सुप्रीम कोर्ट महोदय या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य माननीय न्यायाधीश, कृपया आपके इस निर्णय को पुनर्विचार करने के लिए कष्ट करें। आर्टिकल 137 में रिव्यू पिटीशन की बात हो रखी है, यानी सुप्रीम कोर्ट अपने ही द्वारा दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है। उसकी कुछ शर्तें हैं, जैसे उनमें से एक है कि पुनर्विचार याचिका निर्णय देने के 30 दिन के भीतर होनी चाहिए। और पुनर्विचार याचिका दे दी गई। देने वाले का नाम उन्नीन कृष्णन और मामला उन्नीन कृष्णन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993। मामले की सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट ने। इस मामले की सुनवाई करते हुए मोहिनी जैन में दिए गए निर्णय की फिर से पुष्टि कर दी और कहा कि शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। यानी मोहिनी जैन के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था उन्नीन कृष्णन के मामले में, उसी निर्णय की पुनः पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने कर दी, किंतु एक शर्त लगा दी और वह शर्त यह है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को 14 वर्ष तक के बच्चों को राज्य मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगा और यह उसका फंडामेंटल राइट है और प्रत्येक राज्य पर यह संवैधानिक बाध्यता है कि प्रत्येक 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रत्येक राज्य अपने राज्य क्षेत्र के भीतर मुफ्त शिक्षा प्रदान कराने का प्रावधान करेगा। और यदि उस राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी है, यानी आर्थिक स्थिति के आधार पर राज्य अगर चाहे तो उच्च शिक्षा भी मुफ्त में प्रदान कर सकेगा। और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को आर्टिकल 21 में एक सब क्लॉज ए जोड़कर फंडामेंटल राइट बना दिया गया। कब बनाया गया? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 2002। तो यह था हमारा आर्टिकल 21। कल हम मिलेंगे आर्टिकल 22 के साथ, जो होगा गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। ओके, मिलते हैं कल। बाय।